विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज फिर हम विद्यार्थियों क्लास 10th बच्चों 11th नहीं 10th और चैप्टर 9th, ठीक है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग विद्यार्थियों। चैप्टर में बहुत कुछ है, या कहें कि जो रोजमर्रा की बातें हैं केवल वो है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि विद्यार्थियों अगर आपने इसको समझ लिया अच्छी तरह तो फिर कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है। क्योंकि ये कह रहे कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, कि भाई जो औद्योगिकरण का जो युग है उसका सूत्रपात है, ये कब शुरू हुआ, ठीक है, कि ये विद्यार्थियों कब शुरू हुआ, बहन भाई और भैया, कब हुआ, क्यों हुआ और कहां पे हुआ, सिंपल बात है। तो इसलिए मुश्किल नहीं है अगर हमने इन बातों को समझ लिया। तो ये सभी को पता है कि वे सबसे पहले जो विश्व में शक्ति बने उभरे, सबसे पहले वो यूरोप था। क्लियर? यूरोप में भी पहले पुर्तगाल और स्पेन थे, ब्रिटेन बाद में ताकतवर बना। इन द बिगिनिंग ब्रिटेन वाज नॉट ए पावर, स्पेन एंड पुर्तगाल वर। आफ्टर दैट डच बच्चों, इसका मतलब हॉलैंड है। डच का मतलब मीन्स हॉलैंड। इसके बाद फिर इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड ने इनका जो जहाजी बेड़ा था उसको हरा दिया 1688 में, ठीक है। जो फ्लीट थी शिप की उसको हरा दिया, समुद्री जहाजी बेड़ा। उसके बाद इंग्लैंड पावर बन गया, ठीक है। इसके साथ साथ फिर फ्रांस, ये पावर बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि जो औद्योगिकरण आया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन यूरोप फर्स्टली, देन इट स्प्रेडेड अदर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब ये है कि एक कंपनी थी ईटी पोल म्यूजिक कंपनी, ईटी पोल म्यूजिक कंपनी। म्यूजिक कंपनी, द डॉन ऑफ सेंचुरी, ये एक बुक लिखी, ये निकाली। अब इसका जो पेज था इस पे एक देवी दिखाई दी, इसके जो व्हील थे वो इसको पैरों में दिखाई दिए, इसका जो एक चक्कर था व्हील पैरों के नीचे भी ऊपर भी,
उस प्रकार एक कहने का तात्पर्य ये कि एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों, ठीक है ना। जिसमें इसकी बैकग्राउंड में जो मशीनें थी, ये कंप्यूटर था, ये और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम थे, ये बच्चों इसमें थे, ठीक है। एक इसके साथ साथ एक और बुक छपी, उसमें ये दिखा गया कि जो ओरिएंट है, ओरिएंट का मतलब मोस्टली एशिया, मोस्टली सारा एशिया के जो भूमध्य उसके पूर्व में है, जो वो बात है, ठीक विद्यार्थियों, कि एशिया कॉन्टिनेंट, ये कहा कि भाई इसमें जो दिखाई दिया कि इसको एक जो अलादीन होता है वो दिखाई दिया, इसने मैजिक के द्वारा बड़े बड़े महल बना दिए, सब कुछ कर सकता है मैजिक से। लेकिन दूसरी तरफ में एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इंजीनियर दिखाया। अब जो मैकेनिकल इंजीनियर दिखाया, उसने गगनचुंबी जो बिल्डिंग्स थी वे, या बच्चों दूसरा जो सामान था वो, सब कुछ एक नए आगाज में, ठीक है ना, इस प्रकार दिखाई दिया। तो ये कहने तात्पर्य बच्चों ये कि जो मशीनी जो युग था और टेक्नोलॉजी, इनकी शुरुआत, ठीक है, कि उसके आगे सब कुछ नतमस्तक हो गया, कहने तात्पर्य। अब ये बात दूसरी कि हम ये कहें कि बच्चों जो रेनेसा था उसकी जो शुरुआत है वो इटली के रोम से हुई है। आफ्टर दैट कि सब कुछ बदल गया, ठीक है ना, कि उसके बाद सब कुछ बदल गया। 1453 में जो मुस्लिम थे उन्होंने कस्तूतुनिया के ऊपर अधिकार कर लिया और ये यहाँ से भाग गए। जो पश्चिम पूर्वी की राजधानी थी रोम की, ये खाली करनी पड़ी, मुसलमान है उनका अधिकार हो गया। ये आदमी रोम चले गए जो इटली कैपिटल है, और वहाँ जाके फिर इन्होंने जो बुक्स थी उसको पढ़ना शुरू किया, और उसके माध्यम से पढ़ करके इन्हें पाया कि बहुत ही एक सुकून भरा और भाई नई जो जीवन है या नई सोच है वो विकसित हुई, एक जिसमें सुंदरता आई थी, ब्यूटी, जिसमें कलनेस आया था, जिसमें साइंस आई थी, जिसमें लॉजिक आया था, जिसमें आर्ट आई थी। अब ये सब कुछ है जो इसका आधार है, वो सब कुछ रेनेसा है, ठीक है ना। उसी के बाद फिर ये घटना घटती कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ चल आगे चल के, सबसे पहले एग्रीकल्चर में, इससे पहले व्यापार चलता है, ट्रेड इससे पहले, ठीक है ना। मर्केंटिलिज्म, देन कैपिटलिज्म, देन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये बच्चों ये स्टेप है इसके, जो आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन उसके स्टेप है ये, जो औद्योगिक क्रांति है, जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका वो है। अब सबसे पहले जो क्रांति हुई, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुई, तो वो भी इंग्लैंड में होती है, और बच्चों जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई ये भी इंग्लैंड में होती है। और सबसे पहले ये है कि जो कॉटन है ना इंडस्ट्री, उसमें वो रिवोल्यूशन आती है, सबसे पहले इसमें आती है। इसमें जॉन के, ठीक है ना, ये आदमी थे, इन्होंने फ्लाइंग स्टाइल बनाई,
फ्लाइंग स्टल इन्होंने बनाई। ठीक है, उसके बाद जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स, हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी, ये बनाई बच्चों ने। ठीक है, स्पिनिंग जेनी बनाई। और उसके साथ एडमंड कार्टराइट पावरलूम, एडमंड कार्टराइट, कार्टराइट पावर लूम विद्यार्थियों, कपड़ा होता है लूम मीन्स। और सैमुअल क्रॉम्पटन, सैमुअल क्रॉम्पटन इन्होंने स्पिनिंग म्यूल बनाया था, स्पिनिंग म्यूल। और उसके साथ व्हिटने थे, ये भारत के थे, ये अमेरिका के थे। इन्होंने कॉटन जिनी, कॉटन जिन ये बना दिया। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट जो आधार बना वो ये आधार बना बच्चों। इनको हम इंजीनियर कहें या इनोवेटर कहें, जो भी कुछ कहें, लेकिन इनके कारण एक इस्टेब्लिशमेंट हुई औद्योगिकरण की। क्योंकि इनसे ये हुआ था, जो घरों के अंदर जो औरतें थी वो तकलियां ये चरखे पे काटती थी तो एक सूत आता था, लेकिन स्पिनिंग जिली है वो तो एक साथ 10, 12, 15, 80 इस पर बढ़ती चली गई। और कपड़े के जो साइज है, जो स्पिनिंग म्यूल है दूसरे, उनमें कपड़े का साइज बढ़ गया, ये भी हुआ। जो भिटने था, भिटने इसने ये किया था, जो कॉटन होती है, कॉटन में से जो कॉटन सीड होता है उसको निकाल दिया इसने, कॉटन सीड को इसने निकाल दिया उसमें से। तो इसके बाद यह हुआ कि वो सब कुछ आसान होता चलेगा। अब जो स्टीम इंजन है उसके निर्माण हो गए थे। और घरों से निकल करके जो हथकरघा धंधा था, अब वो बाहर फैक्ट्रियों में पहुंच गया, बड़े बड़े जो कंपनियां बनी, फैक्ट्री बनी, उनमें चला गया। ठीक है, तो ये बात बनी। अब इसके बाद, ठीक है, इसको साफ कर दो विद्यार्थियों। बच्चों, यूरोप में आया है सब कुछ, इनोवेशन जो हुई शुरुआत में यूरोप के साथ साथ फिर अमेरिका, उसके साथ फिर जापान। इस प्रकार जो रफ्तार है इंडस्ट्री की वो आगे बढ़ी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जहां से इसके साथ शुरुआत करते हैं, हम ये मान ले कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन से उत्पादन हुआ है, ठीक है ना। उत्पादन किससे हुआ? इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये कहते ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं है। ये कहते कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लघु से भी तो उत्पादन था। ये नहीं कि सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो उससे हुआ है। और सही रूप से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ 1730 का जो डिकेड था, इससे शुरू होता है। ठीक है, 1730 का जो डिकेड है यहां से शुरू होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम कुछ भी मान ले, हथकरघा आर्टिजन मान लो, ठीक है ना, क्राफ्ट्समैन, ये मान लो, ये 30 से पहले भी थे। इसका मतलब यह है कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उत्पादन तो तब भी होता था, और यह भी नहीं है कि कम होता था।
जितनी ज़रूरत थी उसके अनुसार होता था, और जो सामान ज़्यादा होता था उसको फिर हम एक्सपोर्ट करते, जो हमारे पास सामान नहीं था उसको हम इंपोर्ट करते थे। ये हमने मेडवल जो टाइम है उसमें देखा है, हमने मुगल जो टाइम है उसमें बखूबी देखा है कि मुगल टाइम में भारत की जो जीडीपी है नियर अबाउट 30% है वर्ल्ड की, टोटल वर्ल्ड की। भारत के फेवर में था ट्रेड, इसलिए सभी देशों का सोना चांदी भारत में आ रहा था। It after the death of Aurangzeb, Mughal Empire started to decline. Then European company took the chance to rule over the India. ये होता विद्यार्थी, ठीक है। तो ये बात करते हैं। अब दूसरी बात ये उठती है कि भाई चलो ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लेकिन ये बात भी एक क्लियर है कि विद्यार्थियों के जो उत्पादन होता था ये हथकरघा, ये केंद्र होते थे, ठीक है ना, दस्तकार, ये भी थे। अब भारत में जब यूरोपियन आए, ठीक है, भारत में यूरोपियन, पुर्तगीज, डच, फ्रांसीस और इंग्लिश या इंग्लैंड, इनने आके सबसे पहले जो कोस्टल एरिया है इसके ऊपर कंपनियां लगाई, कोस्टल एरियाज पे। क्योंकि कोस्टल एरियाज पे कंपनी लगने के बाद ये होता कि एक तो शिप है, जो पोर्ट है वो यहाँ है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, मान लो हम कॉटन जो इंडस्ट्री लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा वाटर इसके लिए चाहिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए, ये बात भी थी। इसलिए जो कोस्टल एरिया में आए तो वहाँ पे इन आदमियों ने इंडस्ट्री लगानी शुरू की। शुरू में तो ट्रेडर्स थे, ये शुरू में क्या थे विद्यार्थियों, ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स किसका करते थे, स्पाइस का, स्पाइसिस। और उसके बाद फिर क्या बन गई है, इनने कहा कि हमारे को टेरिटरी भी चाहिए, आप ये भी चाहिए, ये कहा इन्होंने। और सहज सहज ये आदमी शुरू में ने जो शुरुआत की बंगाल और बच्चों बॉम्बे, जो आधुनिक समय में मुंबई है, ठीक है ना, बंगाल का कलकत्ता जो आजकल कोलकाता है, यहाँ से शुरुआत की। फिर मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, सूरत बंदरगाह थी, ठीक है ना, ये किया। बंगाल के साथ कलकत्ता के साथ साथ हुगली, ये ठीक है, कोचीन, इन केंद्रों के ऊपर इन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री थी वो स्थापित की। इस प्रकार जो प्रोसेस थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, फिर वो आगे बढ़ती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और अटक जाती बीच में कि भाई यहाँ पे जो दस्तकार है, हथकरघा है, ये बुनकर है। ये बात ध्यान रखना विद्यार्थियों के जो बेसिक कंसेप्ट है ना उसको समझा रहा हूं मैं। जो चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट है उसको केवल, नहीं तो क्लास हो तो भाई कम से कम इस चैप्टर में भी 5-6 दिन लगे, क्योंकि एक पूरा साल होता है और उसमें ही बच्चों को समझाना होता है। लेकिन मैं केवल जो बेसिक कंसेप्ट है उसको लेक्चर रहा हूं कि बुनकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसने कहा बुनकरों को कि भारत के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो साम्राज्य है, एक तरह से उसका जो राज्य है वो 1764 किसके, बक्सर के युद्ध के बाद हुआ। 1765 इलाहाबाद ट्रीटी, जिसके द्वारा अंग्रेजों को दीवानी राइट मिल गई बंगाल के टैक्स इकट्ठा करने के।
ये राइट मिले। तो यहां से शुरुआत होती है भारत में, ठीक है ना, यूरोपियन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगर बेसिक के कंसेप्ट समझ में आ गए विद्यार्थियों, फिर समस्या नहीं आएगी। अब जो बेसिक कंसेप्ट है इसको समझ लो एक बार। सारे चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट है, फिर कुछ भी नहीं चैप्टर के अंदर, क्योंकि चैप्टर अंग्रेज आने के बाद बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन इन ऑल स्पेयर्स, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, कल्चरली हो, कहीं भी कुछ भी हो, पॉलिटिकली हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर है, ये हुआ 1600 में ये बनी। कौन थी? रानी एलिजाबेथ। उन्होंने दिया थी परमिशन, ग्रांटेड, केवल 15 साल के लिए, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया के जो मालिक थे उनको 15 साल के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, व्यापार करने के लिए, ओनली फॉर 15 ईयर्स। उसके बाद फिर समय समय पे फिर रिन्यू होता रहा, ठीक है। अब ये कहता बच्चों कि भाई जो 1765 जो बताया मैंने, इलाहाबाद की जो संधि है 1765, क्लियर। इसके बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गया बंगाल का, ये मिल गया दीवानी राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस, ठीक है ना, ये मिला राइट। अब इसके बाद यहां पे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था 70, 30 या 40 के जो डिकेड था उसमें इंग्लैंड में। अब यहां पे जो भारत में थे सूती वस्त्र है, इसकी डिमांड बहुत है सूती वस्त्र की, क्योंकि धागे बनाते हैं जैसे गांव की औरतें होती चरखे पे, और उससे कि स्किन फ्रेंडली कहे कपड़ा कुछ भी कहे, एक अच्छे वाला लुक था, ये हुआ। अब अंग्रेजों ने ये क्या विद्यार्थियों कंसेप्ट समझना, किस चीज की? एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है। अब सूती वस्त्र था जो धागे, अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम तुम्हारे को पैसा देते हैं। जो बुनकर थे ये बुनकर अपनी मर्जी से सामान ला रहे हैं, ये कपास भी मर्जी से ला रहे हैं, धागा भी मर्जी से बना रहे हैं, और कपड़ा भी मर्जी से बना रहे हैं, और उसको बेच भी अपनी मर्जी से रहे हैं, अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, क्लियर। अब ये होगा कि भी अंग्रेजों को लगा कि ठीक नहीं है, ये तो कुछ गड़बड़ है, इनको कैसे रोका जाए। इसलिए उन्होंने ये किया, जो बुनकर थे बुनकरों को कर दी पेशगी, दे दी पेशगी रकम, कि भी हमने तुम्हारे को 100 रुपये दे दिए, मान लो ये रुपए दे दिए इसको, और इसको 10 केजी जो कॉटन है वो भी दे दी, और ये कह दिया तेरे को कॉटन से ये धागे बनाने हैं, और धागे फिर हमारे को देने हैं, ये बात कही, ठीक है। इस प्रकार शोषण हुआ था, और हम तुम्हारे को अपनी मर्जी से देंगे, तेरी मर्जी से नहीं। जो इसका धागे बनाए तुमने, उसका जो रेट है वो हम अपनी मर्जी से देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा। अब बुनकर बेचारे बड़े परेशान के उनको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं बच रहा, जबकि मेहनत बहुत होती है, हथकरघा जो काम धंधा होता है उससे मेहनत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ के जो बुनकर थे, इन्होंने कहते कि अपनी उंगली थी उनको काट लिया, उंगली काट ली। कुछ यहाँ से भाग गए, कुछ ने मजदूरी शुरू कर दी दूसरे क्षेत्रों में जाकर के, ये कर दिया काम। तो इस प्रकार जो भारत का जो वस्त्र उद्योग था वो चौपट कर दिया। ठीक है, वो अंग्रेजों ने चौपट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बुनकर डटे रहे कुछ। ठीक है, ये रहा। फिर एक इन एम्प्लॉय लगा जिसको गुमास्ता बोलते हैं। गुमास्ता ये फारसी भाषा शब्द बच्चों, इसका मतलब होता है एजेंट। ये होता है इसका मतलब कि जो ये सामान है इसको देखा, इसकी गुणवत्ता उसको देखेगा, इसके जो काउंटिंग उसको देखेगा, ये कर दिया। और जो सारे के सारे बुनकर हैं ये गांव में रहते हैं, इसलिए जो अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो विलेज था। क्योंकि ये तो जो थे साहूकार आदमी, जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, ये कहाँ रहते थे? ये तो शहर में रहते थे। और उन्हें बीच में गुमास्ते छोड़ दिए, गुमास्ते गांव में घूमते। अब इनके साथ झगड़ा भी हो गया गांव के साथ गुमास्ताओं का, ये भी हुआ। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत थी, पुलिस फौज सब कुछ उनकी थी, इसलिए भारतीय लाचार थे। ठीक है, तो ये हुआ। इस प्रकार इनका एक्सप्लॉयटेशन बुनकरों का ये हुआ कि अपनी मर्जी से इन्हें पेश की दी, जो एडवांस रकम होती है, या कर्जा दिया काम करने के लिए, दोनों बातें की। ठीक है, दूसरा एक्सप्लॉयटेशन क्या हुआ जो तुम्हारी किताबों से बहुत है। दूसरा क्या हुआ, इन्हें कहा कि भाई जो कच्चा माल है वो दे दो हमारे को, ये मान लो धागा ही मान लो, और उससे पहले कॉटन है वो मान लो, ये मिला। अब ये आदमी यहां से इसको मैनचेस्टर और लंकाशायर यहां ले गए इसको, और यहां ले जा करके इन्होंने इसको कपड़ा बनाया, और कपड़ा बना के फिर भारत ले आए, और भारत ला के फिर इन्होंने इसको महंगा बेचा। जबकि यहां से ये चीज ये सस्ती लेके जा रहे हैं, ये ध्यान रखो बात। और सामान बना करके ये फिर उसको महंगा बेच रहे हैं। इसी प्रकार रॉ मेटेरियल से कुछ भी हुआ हो, उन सभी को इन्होंने इसी प्रकार किया है। इस प्रकार डबल मार थी। ये मान लीजिए हमने ये अंग्रेज यहां से लोहा ले गए, कच्चा लोहा आयरन, और ये ले गए, और यहां से आयरन और सस्ता ले गए, और वहां सामान बना करके फिर वापस ले इंडिया में, कोई भी सामान मान लो, और फिर उसको महंगा बेचा। ये सस्ता सामान मंगाया, ये फिर वापस ले आए, ये महंगा बेचा। इस प्रकार बच्चों डबल मार करते थे, डबल एक्सप्लॉयटेशन था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आदमी थे, नौकर थे, कुछ भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी इसका अधिकारी कर्मचारी, सबका जो पे थी वो यहीं से थी, सबकी जो पेंशन थी वो यहीं से थी, सब कुछ यहीं से था। इस प्रकार भारतीयों का कुल मिला के शोषण हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला उनको। ठीक है, तो कैसे इनका शोषण हुआ उसके बारे में था। दस्तकार, हथकरघा में काम करने वाले आदमी, अब बच्चों जो हथकरघा, दस्तकार, और ये ने वो किया, भारत का जो शोषण किया बुनकरों का या दूसरे उसका, किसानों का, मजदूरों का, गुमास्ता छोड़े, उनसे ये हुआ कि भी भारतीय परेशान, और उन्होंने विद्रोह किया।
यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरी बात और थी कि मान लो कारखाना लगता है तो कारखाने में यह है कि जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए जो बेरोजगारी है वो ज्यादा है। अब बेरोजगारी ज्यादा है तो बेरोजगार ज्यादा है। अब यहाँ पे इनकी जो तनख्वाह है, जो इनकी सैलरी है कारखाने में काम करने वाले आदमियों की, जो वर्कर है, इनकी जो सैलरी है ये बहुत कम है। और ये पहले आदमी गांव रहते हैं और गांव से फिर ये आदमी शहर में आ जाते हैं, ये है। लेकिन ये भी रहा था शुरू में कि जो ये ट्रेडर्स थे इन्हें गांव में अड्डे बना लिए थे, क्योंकि सामान तो यहां बनता था शुरू में गांव में, कच्चा माल ही वही मिलेगा, रॉ मेटेरियल है वो भी गांव में मिलेगा। इसलिए उन्होंने शुरू में जो अड्डे बनाए वो गांव में बनाए, जो गुमास्ता छोड़े वो भी गांव में छोड़े। जो बेरोजगारी बढ़ी उसका प्रमुख कारण जनसंख्या थी, पहली कंडीशन। दूसरी बात है कि जो मशीन था, उसका युग था, उसका सूत्रपात तो हुआ था, लेकिन भारत में अंग्रेजों ने वो मशीन नहीं लगाई, ठीक है। भारत में औद्योगिकरण न के बराबर नहीं, ये कर दो बस, ठीक है। क्योंकि इससे सबसे पहले जो लगे थे तो बच्चों में 1854 बॉम्बे सूती मिल ये लगा, 1855 बंगाल में भी जगह, ये रिसरा नाम बच्चों, रिसरा, यहां पे किसका लगा, जूट का। और फिर आगे चल के जो 1917 में है तो जो भारतीयों ने भारतीय जूट मिल लगा, वो मारवाड़ी थे बनिया, उन्हें लगाया था, ठीक है, उन्होंने लगाया। उसके साथ फिर मद्रास है इनने, फिर इससे पहले 1860 नहीं 62 में लखनऊ एल्गिन जो कंपनी बनी लखनऊ में। आपकी किताब में 1860 का दशक दे रखा है, ये एक्यूरेट डेट 1862 ये है। इस प्रकार हुआ। इसके साथ साथ फिर जो दूसरी बातें आई कि भी जो दूसरे भारतीय थे उनने भी किया, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर थे, ठीक है, उन्होंने किया, द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने खूब पैसा कमाया उससे, कच्चा माल बेच करके, धागा बेच करके चाइना में, और इसके जहाज चलते थे, दिनसा पैटिट, दूसरे दिनसा पैटिट, इन्होंने पैसा कमाया, ठीक। जमशेद टाटा 1907 में जमशेदपुर नगर बसाया, जमशेदपुर, जो टाटा स्टील जो आयरन लगा, किताब में जो हिंदी मीडियम की उसमें 1912 है, लेकिन एक्यूरेट आंसर ये बच्चों 1907 ये है, ठीक है। उसके बाद जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, तो इनके फादर थे जीपी बिरला, और इनके फादर थे शिव नारायण बिरला,
इनने भी खूब पैसा कमाया। मतलब ये कहें कि उस समय के उद्योगपति थे भारत के, ठीक है ना, भारत के उस समय के ये उद्योगपति थे ये। तो इन आदमियों ने थोड़े से साहस किया और साहस करके फिर इन्होंने अपना जो पैसा था वो कमाया और दूसरे वो उसमें लगाए, ठीक है। अब द्वारकानाथ टैगोर थे, इन्होंने तो 5 जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां हैं वो बना दी, 5, और जहाज चलते थे इनके, तो काफी उन्नति की। लेकिन बात फिर वही है कि इनको प्रोटेक्शन नहीं था। मैंने बात की थी कंसेप्ट की, ठीक है ना, कि इनको कंसेप्ट, इनको प्रोटेक्शन विद्यार्थियों नहीं था, ये ध्यान रखना। अब कंसेप्ट फिर आ गई समझने की बात। कंसेप्ट ये कह रही कि जो ब्रिटिश जो कंपनियां हैं, कंपनीज है जो, ये इंडियन है, ये इंडिया सामान यहां लंदन जाता है, इंग्लैंड, ये मान लीजिए ये इंडिया है, यहां से सामान गया कि कॉटन सूती वस्त्र, यहां से गई शुगर चीनी, यहां से गया इंडिगो नील, ये गया। ये कहते जब यहां से यहां जाए तो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ ज्यादा, कि ये 100 रुपए का मान लो, 100 रुपए किलो चीनी है मान लीजिए, ये कहता कि इसके ऊपर 100 रुपए 80 से लेकर के 100 रुपए तक और 100 से भी ज्यादा 105 तक लगी है ड्यूटी, जो लगी इंपोर्ट ड्यूटी, कि यहां पे आएगा तो 100 ये 200 रुपए किलो हो गई चीनी। समझने की बात बच्चों, इंपोर्ट जो ड्यूटी लगी, सीमा जो शुल्क लगा इन्हें, आयात जो शुल्क लगा वो इस आधार पे लगा, अगर यहाँ आएगा ये सामान यहाँ पे है 100 रुपए किलो और यहाँ पे सामान है 110 रुपए किलो, तो ये सामान यहाँ पे आएगा तो 110 ही हो जाएगा। मान लो इसकी क्वालिटी ठीक है तो ये सामान बिकेगा, ये नहीं बिकेगा, इसलिए जो ड्यूटी थी इंपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ा दी, वो 200 रुपए किलो कर दिया। अब 200 रुपए किलो हुआ तो फिर इसको कौन खरीदेगा 200 रुपए में, जब 110 में मिल रही है। तो इस प्रकार इन्होंने जो ट्रेडर्स थे इनके ब्रिटेन के, इन्होंने कहा कि हमारे को संरक्षण दो, इस प्रकार संरक्षण दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, फिर बाद में भी, और इस प्रकार जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको लगा करके। और जब यहां से सामान यहां आया तो यहां पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए ये लगी 2% से लेके 3% तक या इससे भी कम, इसलिए सामान यहां पे ज्यादा बिका, ये कारण रहा, ठीक है। तो बॉम्बे में सूती कपड़ा 1855 में बंगाल के रिसरा में जूट कंपनी लगी, फिर 1917 में एक जो भारतीय शुद्ध भारतीय उसने बना थी, ये एक इंग्लैंड की और बंगाली आदमी साथ मिलकर फिर बनी थी, और मद्रास में लगी, फिर 1862 में या 1817 के आसपास है, और लखनऊ में एल्गिन कंपनी ये लगी बच्चों। अब इसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो ड्यूटी लगी और इनको जो संरक्षण मिला, पैटर्नेज मिला, उससे ये हुआ कि भारतीय जो उद्योग था वो डाउन हो गया और दूसरे आगे बढ़ गए। दूसरे मतलब ब्रिटिश सर जो थे वो आगे बढ़े। तो इसको साफ करो विद्यार्थियों। तो बेटा मुश्किल नहीं है, जो बिल्कुल कॉमन सी बात है ना वो है आपकी, मुश्किल कुछ भी नहीं है। कि भाई इंडस्ट्री कब शुरू हुई, कि भाई 1740 का जो डिकेड था उसमें शुरू हुई, भारत में कब हुआ, कि भी शुरुआत में हुई है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार बच्चों कब से कब है, 1914 से 18 तक,
इसमें भारतीय जो कंपनी उनने ग्रोथ की काफी इस समय में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसमें पूरी प्रोग्रेस हुई, ये हुआ क्योंकि युद्ध हुआ। अब युद्ध के लिए बच्चों सामान चाहिए, जो भी फौजी भाई है, जो भी उसके तोप के गोले कुछ भी सामान, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, वो चाहिए था। उनके जो कपड़े हैं, खाने का सामान है, उनके जो गोला बारूद है, ये सब कुछ चाहिए। इसलिए इस समय में भारतीय जो उद्योग है उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की, यहाँ तक कि इनसे एक्स्ट्रा भी काम करवा गया, एक्स्ट्रा वर्क, और इनको इंसेंटिव दिया गया। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ 1918 में, उसके बाद फिर ये बेरोजगार हो गए। ये हालत रही भारतीयों की उद्योग के उसमें, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि भी सबसे पहली बार अगर प्रोग्रेस हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई, क्योंकि युद्ध हुआ, उसमें जो कंजम्पशन थी वो बढ़ गई, डिमांड थी वो बढ़ गई। उसकी पूर्ति करने के लिए ब्रिटिशर्स है उनको यहाँ भी उद्योग लगाने पड़े, और भारतीयों ने भी वो किया, उद्योग लगाए, यहाँ पे खूब पैसा कमाया, औद्योगिकरण हुआ देश का। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये रहा। लेकिन ये बात एक ध्यान, ये बैक में थोड़े शोर चले जाओ विद्यार्थियों, कि भाई ये नहीं कि शहर में ही सब कुछ था। मोस्टली जो सामान था गांव में बनता था, पहली कंडीशन। क्योंकि शहर में तो अब भी 10% से कम आदमी, 10% से आदमी गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, एक तरह से गरीब आदमी थे 10% शहर में। जबकि टोटल पॉपुलेशन कितनी है शहर की उस समय में? 15%। 15% टोटल पॉपुलेशन रह रही शहर में, और 10% आदमी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। और ये भी है कि मान लो यहाँ कारखाना बना, फैक्ट्री लगी और शहर में, फिर उसके बाद आदमी गांव से शहर में आ गए, तो यहाँ पे काम मिलना भी बड़ा मुश्किल था कारखानों में, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पहली कंडीशन। फिर दूसरी बात कि भाई जो काम के बीच में बिचौलिया थे उनकी एक सिक्योरिटी या सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने जॉबर्स की पोस्ट निकाल दी, बना दी कि काम दिलाने वाले। ये आदमी गांव से जो आदमी आता था उनको संपर्क में रहते और फिर ये कंपनी में, फैक्ट्री में काम दिलवाते। ये अपना बीच में जो कमीशन वो लेते थे। फिर दूसरे बार, अगली बार तो ये गिफ्ट भी लेने लगे कुछ, उसके अलावा और भी पैसे लेने लगे जो बरसते जो। इसलिए कुल मिला के हुआ कि भारतीयों का शोषण हुआ, कुल मिला के। कैसे भी सोच ले हम, तो एक्सप्लॉयटेशन इज एवरीवेयर एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो अब इसके साथ साथ जो से बात चली कि इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में बच्चों सबसे पहले किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में आया क्रांति। उसके बाद किसमें? लोहा और स्टील में आया। इसके साथ किसमें? रेलवे में। रेलवे के बाद जो दूसरे जो अन्य थे कारखाने, फिर उनमें आया। जैसे रेलवे है, इसमें न्यूकोमैन, इन्होंने भाप का इंजन बनाया न्यूकोमैन ने। उसके बाद जेम्स वाट, इन्होंने इसको पेटेंट करा लिया। स्टीफेंसन, इन्होंने भी कुछ इसमें सुधार किया था, ठीक है। हाँ, तो इसने इनको पेटेंट करा लिया। और उस समय में इंग्लैंड में कुल मिला के मेरे ख्याल में 319 या कुछ ऐसे थे रेल के इंजन, ठीक है। इतने रेल के इंजन थे। तो कुछ सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कुछ ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, कुछ और दूसरी फैक्ट्रियां थी या कंपनियां थी, उनमें लगे हुए थे। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे
ढोने के लिए, उसमें लगे हुए थे। तो वापस फिर भारत पे आ जाओ। तो भारत में विद्यार्थियों जो कोस्टल एरिया जो बताया, वहां पे सबसे ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां हुई, क्योंकि पोर्ट वहां थे और इनके जो ट्रेडिंग सेंटर जो बना यूरोपियन ने, उनके भी वहीं थे। ये प्रमुख कारण रहा। ठीक है, अब ये रहा कि भाई जो एजेंट थे, जो जॉबर्स थे, ये कुल मिला के ये भी शोषण करते थे। भले ही ये भारतीय हो, ये महत्व नहीं है, या ये इसका कोई मतलब नहीं, या इसका कोई औचित्य नहीं कि भारतीय है या इंग्लिश है। बस मतलब ये था कि हाउ टू एक्सप्लॉइट द पीजेंट एंड वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स। ठीक है ना, मैटर ये था कि हर तरह से कैसे किया जाए। ये हकीकत है, अगर देश के अंदर इस प्रकार का शोषण व्यवस्था नहीं हो तो विद्यार्थी देश आगे बढ़ जाता है। सबसे बड़ी जो मार पड़ती है वो गरीब आदमी के ऊपर पड़ती है, उसका कोई नहीं गरीब के दुनिया के अंदर, ये हकीकत है। इसलिए देश को अगर अच्छा बनाना है तो भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा, और जो एक सोशल जस्टिस है उसको भी साथ लेके जरूर चलना पड़ेगा। अदरवाइज देश का जो विकास है उस गति से नहीं हो पाता अगर जस्टिस नहीं है तो। ये बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अब इसके साथ ये हुआ कि भी जो भारतीय थे तो ये फिर कह रहे कि भी नहीं, जो गांव थे गांव ही के अंदर रहे हैं उसके, और दूसरे के अंदर नहीं रहे हैं। क्योंकि गांव के अंदर इसलिए रहे कि गांव के अंदर सारी जो चीजें थी वो कच्चा माल वही था, और जो सामान यहां से कच्चा माल गया वहां पे पका फिर लाए, तो जो केंद्र उभरे, अब फिर समस्याएं दूसरी भी आ गई। दूसरी समस्या ये आ गई कि जो गांव के जो केंद्र थे औद्योगिकरण के, वह पॉइंट हट गए, वो पॉइंट हट गए विद्यार्थियों। अब वो केंद्र नहीं रहे, अब शिफ्टिंग और दूसरी जगह हो गई। स्थानीय जो बाजार थे वो भी खत्म हो गए, अब शहर आ गए। स्थानीय जो बाजार थे वो खत्म हो गए। रोजगार के जो पहले अवसर थे अब वो खत्म होकर के नए अवसर पैदा हो गए। तो भारतीयों में जो औद्योगिकरण की जो लहर चली, जैसे कॉटन उद्योग, बॉम्बे में, रिसरा में जूट उद्योग, एलगिन लखनऊ में, उसके साथ सूती वस्त्र उद्योग, तो इनके सभी के साथ साथ ये रहा कि भी जो सीमेंट है, जो कांच है, उसके साथ साथ दूसरे जो कार्य हैं उन पे भी रहा था। ये मान लो हम जैसे कांच शीशा इसमें रहा, और बिल्डिंग निर्माण में, क्यों शहरों का निर्माण हुआ ना, बिल्डिंग्स बनी, उसमें हुआ। इसके साथ जो रंग है उसके, जैसे इंडिगो इंडस्ट्री, उसमें जैसे लंदन बता, लंदन तो एक तरह से उस समय में मतलब रंगने के लिए प्रसिद्ध था, कपड़ों को या और किस चीज को, उसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये बात भाई। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि भाई जो भारतीय थे इन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो उसमें हार हमेशा भारतीयों की हुई, क्योंकि उनके पास उन्नत किस्म के हथियार थे, उनके पास मिलिट्री थी, पुलिस थी, और यहाँ तक कि उनके जो जोबर्स थे, जो उनके गुमास्ता, जो भारतीय भी थे, वो भी उनके साथ थे। इसलिए भारतीय समाज में जो हम एकता की बात कहें तो एकता नहीं थी, ये रहा। इसलिए भारत का हर तरह से शोषण यहाँ पे हम देखने को मिलता है, चाहे कोई भी फील्ड हो। हम उद्योगीकरण की बात कहें, चाहे मतलब पॉलिटिकली बात कहें, हम चाहे किसी बात कहें, सब जगह था। तो ये भी हम ध्यान रखें।
हम्म। तो सब कुछ था विद्यार्थियों, वो शोषण के ऊपर आधारित था। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि ये एक समान नहीं था कि कभी हम ये सोचे भी हमेशा जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो हमेशा एक साथ समान रहेगा। नो, वो वेरिएशन था, चाहे इंग्लैंड है चाहे भारत है, विशेष रूप से इंग्लैंड में। क्योंकि इंग्लैंड में विद्यार्थियों, जैसे सर्दियाँ मौसम है, क्रिसमस है, और भाई शराब के जो घर खाने, शराब खाना है, उसमें रोजगार ज़्यादा था, लेकिन वो समय के अनुसार था, मौसम के अनुसार था। ये नहीं था कि भाई हमेशा ही रहेगा। इसके मतलब ये कि मौसमी रोजगार था, चाहे इंग्लैंड उसमें भी, ठीक है ना। जैसे क्रिसमस है उसमें था, जैसे बुक बाइंडिंग है, बाइंडर्स उसमें है, प्रिंटिंग प्रेस है इसमें है, शराब खाने हैं इसमें है रोजगार, लेकिन हमेशा नहीं इनमें भी। जैसे क्रिसमस के टाइम में तो केवल जो क्रिसमस आई तभी तो रोजगार मिला, अदरवाइज नहीं है। तो भारत के साथ जो या कॉलोनीज दूसरी थी, उनके साथ इंग्लैंड की मजबूरी कहें या उसके ये कहें कि भी उसकी दादागिरी कहें कि उसने सारे विश्व में उसने एक छत्र राज किया। ये कहा गया कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य कभी सूर्यास्त नहीं होता। इससे तात्पर्य है कि भी कभी भी कहीं भी हो चाहिए, कोई से न कोई से कॉन्टिनेंट में सूर्य निकला होगा, सब जगह उसका शासन था। तो ये था। अब जो भारत है कि भी जो उसने जैसे और उद्योगों के चले यहाँ पे, चाय, कॉफी, नील और विनिर्माण का क्षेत्र, इसके साथ और याद आते फिर बताते विद्यार्थी, ठीक है। तो ये हुआ, लेकिन एक बात और भी थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार फर्स्ट, इसमें भारत ने उन्नति की, लेकिन इसमें ब्रिटेन ने ये डाउन हो गया। अब कौन हो गए, उभर गए? एक तो अमेरिका, यूएसए, जापान, जर्मनी, ये भी आ गए। इसलिए जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो साम्राज्य है इसका औद्योगिकरण का, वो साम्राज्य एक तरह से डाउन हो गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये हुआ विद्यार्थियों। विनिर्माण के साथ खनन याद आगा, ठीक बच्चों, आदि इस प्रकार के उद्योग के अवसर यहाँ भी मिले। अब फिर दूसरी बात यह है कि जो 67% जो रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट, ये एक तो बच्चों कलकत्ता या हम कहें बंगाल, या दूसरा बॉम्बे जो आधुनिक में मुंबई है, यही था अकेला दोनों स्थानों पे 67%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये सारे भारत का है 67%। और जो दूसरी बात रही ये कि 10% जो गरीब थे वो शहर में थे, जबकि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 15% है सारे भारत की पॉपुलेशन की। इसलिए यहाँ भी रस्म मतलब एक तरह से रस्साकशी थी, ये भी रहा। और जो यहाँ पे चीन के साथ व्यापार किया भारत ने, या दक्षिण पूर्वी जो एशिया उनके साथ किया, एशिया शुरू में था वो, बाद में बंद हो गया, सब बाद में सब कुछ फिर किसने अपना लिया, चीन के साथ, फिर जापान में किसने, इंग्लैंड ने, उसने अपना लिया।
क्यों चीन के साथ जो प्रमुख थे यहाँ पे सूती वस्त्र जाते थे, सूती धागे यहाँ से जाते थे, और अफीम ये जाती थी, और उसके बदले में चाय वहां से आती थी, चाय वहां से आई। अब ये सब कुछ व्यापार हुआ। अब व्यापार के साथ साथ सामान को बेचना भी है, सामान को सेल भी करना है, इसलिए उसके लिए मार्केटिंग होनी चाहिए। मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ये हुआ बच्चों, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई उस समय जैसे आज है, पैकेजिंग है जो इसको अच्छा बनाने के लिए, पैकेजिंग को, ताकि कस्टमर उस सामान को खरीदे, उस समय भी जतन किए गए कि जैसे देवी देवता है, इनकी तस्वीर लगाई गई, फोटो बनाया गया। जो कैलेंडर है ये भी छापा गया। उसके साथ जो राजा है या नवाब है, इनकी भी फोटो लगाई गई। अगर कहते कि अगर ये वो मिल गया उस पे लेबल मेड इन मैनचेस्टर, तो सामान इसका मतलब जेन्युइन है, मेड इन लंकाशायर या और भी कुछ, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो सामान है वो जेन्युइन है, और सामान के ऊपर कोई शक नहीं करता था, और सामान बिक जाता था। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उसकी सरस्वती, उसकी लक्ष्मी, उसकी देवी देवताओं के फोटो भी अंग्रेजों ने प्रयोग किया। ये किस लिए किया बच्चों? ताकि भारतीय बेवकूफ बने रहे, इसलिए किया। सामाजिक वैसे भी वो, क्योंकि धर्म का प्रभाव जहां अज्ञानता होती है वहां पे ज्यादा होता है, जहां पे ज्ञान होता है वहां पे धर्म खत्म हो जाता है। जहां ज्ञान नहीं है, जहां अज्ञानता है, वहां फिर धर्म अपना प्रभाव जमाएगा। इसलिए भारतीयों नहीं, अंग्रेजों ने भी अपना सामान भारतीय देवी देवताओं के चित्र लगा करके फिर बेचा है, जबकि आज नहीं बिक रहा। क्योंकि आज इसलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो काफी पढ़ी लिखी होगी, उस समय अनपढ़ थी। उस समय में केवल मुश्किल से 3% होगी, आज 70% से ऊपर चली गई। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि जो अज्ञानी आदमी होता है, अनपढ़ आदमी होता है, धर्म के उसको मुगली घुट्टी पिला दो तो बेड़ा पार है। जैसे ग्राई वाटर बच्चों के आते हैं पिलाने के लिए, माताएं पिलाती थी, उसके ऊपर श्री कृष्ण जो भगवान है उसका फोटो है बचपन का। इस प्रकार आदमियों को जो बेचने का जो ढंग है वो कैसे बिके, उनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दुकानदार को, व्यापारी को, उसको केवल है तो पैसे से लेना देना है, ये आना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी अगर मान लो धर्म के नाम पे कोई हिंसा होती है, उसमें आम आदमी मारे जाते हैं, वही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। जो महलों वाले आदमी है, जो पढ़े लिखे आदमी है, जो ऑफिसर आदमी है, वो सफर नहीं करते। हाँ, पुलिस के अधिकारी है, जो जिला प्रशासन, वो दूसरी बात है, उनको वहां पे जाना पड़े वो दूसरी बात है। वरना जो उद्योगपति है या अच्छे घरों के जो आदमी है, उनको जाते नहीं वे। इसलिए मैं उम्मीद ये करता हूं कि जो भारत देश है उसके जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई करें और दूसरे फसादों से दूर रहें तो फिर अच्छी बात है, फिर देश तरक्की करेगा। नहीं तो धर्म एक डर तो था पहले कि भी हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए, भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब पता नहीं जो गलत करे भगवान उसी का साथ दे रहे हैं। अब लगता है कि भगवान भी बदल के चेंज हो गए, उनका भी स्वभाव समय के अनुसार चेंज होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि नहीं, सर्वशक्ति है कोई जिसके कारण की सारी दुनिया चली हुई है, ठीक है। तो ये हुआ मतलब,
इसलिए देवी देवताओं के ये कैलेंडर है, जो चित्र है जो बनाए गए। चित्र का मतलब यह हो कि भी अक्षर मत बनाओ आप। अक्षर के लिए तो पढ़े लिखे होना चाहिए, इसके लिए अनपढ़ होनी चाहिए। चित्र देख के फिर आदमी करेगा। जैसे कैलेंडर है, होली पे दिवाली पे आते, दिवाली पे विशेष रूप से बच्चे हैं वो कैलेंडर को जा करके घर में लगाएंगे, उस पर डेट देखेंगे, सब वो देखें देवी देवता का उसका फोटो होगा। ठीक है। हाँ, तो बच्चों इस प्रकार जो है ये औद्योगिकरण जो शुरू हुआ 1730-40 के दशक के आसपास शुरू हुआ, और ये उसके 1764-65 के बाद इलाहाबाद की संधि के बाद भारत का शोषण हुआ, टोटली शोषण हुआ। चाहे उसका रूप कोई सा भी रहा हो, लेकिन शोषण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। हाँ, भारत के जो प्रमुख रहा, रीढ़ की हड्डी रही, वो गांव रहा है उद्योग के लिए भी या अर्थव्यवस्था के लिए भी। जैसे देश 1947 में आज़ाद हुआ तो मेरे ख्याल में उस समय देश का 57% के आसपास जीडीपी था एग्रीकल्चर का, लेकिन आज घट के 15% के आसपास रह गया, क्योंकि औद्योगिकरण की जो गति थी वो तेज हो गई, आधुनिक मशीनें आ गई। इसमें एक खास बात और थी जो रह गई बीच में, कि इसमें यह था विद्यार्थियों के भी जो मशीन बनी, तो इसमें जो उद्योगपति थे ये हमेशा चाहते थे कि जो मजदूर है ना वो काम करे, हाथ से काम हो, क्योंकि मशीन एक तो महंगी आती थी, पहली कंडीशन, फिर ये खराब हो जाती थी, तो फिर दूसरी कंडीशन, फिर इसकी मरम्मत के लिए पैसे लगे, फिर तीसरी कंडीशन, फिर बीच में काम रुका, फिर ये अगली कंडीशन। इस प्रकार ये रहा। इसलिए जो आदमी थे इसके ऊपर जोर देते थे कि मजदूर काम करे, ताकि भी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि जो मशीन के बनाने वाले थे वो भविष्यवाणियां कुछ करते थे, लेकिन मशीन खराब होती थी, इतनी उसमें एक्यूरेसी नहीं आई थी उस समय में। ठीक है। लेकिन आज दुनिया टोटली बदल चुकी विद्यार्थियों। ये देखिए आप कि मेरा मानना यह है कि भाई शुरू से लेकर के बिल्कुल जीरो से लेकर के 1600 तक जितना विकास हुआ 1600 तक, वो 1601 से लेकर के 1900 तक विकास हुआ। जितना इतने साल में शुरू से लेकर 1600 ईस्वी तक विकास हुआ, वो आगे 1601 से लेकर 1900 तक विकास हुआ। और जो इतने 300 साल में विकास हुआ वो 1901 से लेकर 1990 तक विकास हुआ। और जो 1990-91 से लेकर के अब 2023 है, ये अब विकास हुआ। इस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है चमत्कार, नतमस्तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मशीनीकरण का जो युग, वो मेरे अनुसार ये है कि शुरू से आखिर तक जो भी विकास हुआ हो इसके बराबर ये 300 साल में हुआ। इससे पहले जो भी विकास हुआ वो यहाँ तक 100 साल में होगा, 90 साल में। उसके बाद जो विकास हुआ फिर इसमें होगा। अलग अलग है डाटे, कुछ मानते कि भाई 1970-80 के 80 मानते कुछ। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये औद्योगिकरण था। उम्मीद करता हूं कि भाई सभी को समझ में आया होगा, और कोई समझ में बात नहीं आई, कोशिश ये कि मैंने भी जो कंसेप्ट केवल उसी को समझा जाए, क्योंकि चैप्टर तो बड़ा के भी नहीं, 67%, 10% ये परसेंट, और फिर विक्टोरिया थी वो भी भाई उसी का हाथ से बने हुए सामान को एक शुभ माना जाता था एज में, ये भी रहा है। तो बातें बहुत है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट थी वो कोशिश की भाई 1-1.25 घंटे में पूरी हो जाए, तो वो प्रयास किया मैंने। तो ठीक है, तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों।